अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, मुल्क की मईशत के लिए अहम तरीन कपास की फसल जो पिछले कई बरसों से मुश्किलात का शिकार है, ज़वाल का शिकार है, उसकी पैदावार, गिरती पैदावार के हवाले से इस सीज़न में बेहतर उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं। फ़ी एकड़ पैदावार क्या एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है? मौसम किस हद तक सपोर्ट कर रहा है? और साथ ही इस वक्त पंजाब में जिनिंग फैक्ट्रीज़ ने भी काम शुरू कर लिया है, लेकिन जिनिंग फैक्ट्री मालकान को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो ये दूर करना चाहते हैं और वो बात कर भी रहे हैं बार बार। यही हमारे आज के प्रोग्राम का मौज़ू है, हम इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में डॉक्टर सगीर अहमद साहब जो डायरेक्टर कॉटन हैं पंजाब के। हमारे साथ मौजूद हैं शेख आसिम सईद साहब जो साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान कॉटन डीलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ मौजूद हैं असमत शाह साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के। तो हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर सगीर साहब आपके पास आता हूँ कि जी बहुत प्रेशर था और है कि कपास की अच्छी से अच्छी पैदावार हासिल की जाए। जो काश्त में जो कमी आई है पिछले कई बरसों में और इस दफ़ा भी टारगेट से कम काश्त हुई है, कैसे वापस आ सकती थी और अच्छी फसल उसे ला सकती है? इस दफ़ा क्या उम्मीद है कि आप जो काश्तकार कपास के हट गए हैं इससे, वो वापस इस सीज़न की वजह से आ सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कपास जो है ये हमारे मुल्क की मईशत की बेस है सर 60% यानी 14 अरब डॉलर आप जो है ना सालाना कपास से हासिल कर रहे हैं। और ये वैल्यू चेन है 100 अरब रुपए आपके यहाँ से आते हैं। जो चोनियाँ कपास जो होती हैं फ्यूल आपका यहाँ से आता है। 60% आपका जो है ना ऑयल यहाँ से आ रहा है। सो एक इसकी और ये अभी बता रहे थे कि हमारी 1200 जेनिक फैक्ट्रीज़ हैं, 12 में से अब तक 1200 चल पड़े। तो ये तो बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट का जो है अपॉर्चुनिटी। अब आप कह रहे हैं कि इस साल क्या, देखिए मैं पहले बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था और अब भी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और मुझे कुछ कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब आप तो जो है ना 2015 के बाद डाउन जा रही है, तो आप तो बड़े हमेशा जो ऑप्टिमिस्टिक रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। और मेरा शुरू में इस साल भी ये था जब ये हमारी 31,61,000 एकड़ पर काश्त हुई और उसके बाद हमारा टारगेट था 40 लाख एकड़ का। तो एक बड़ी कमेटी थी जिसमें फेडरल लेवल के सारे सूबों के भी बंदे थे, सेक्रेटरीज भी थे, मिनिस्टर भी थे। तो मैंने वहाँ मैंने मुझसे कहा गया कि आप अपने कमेंट्स दें। तो मैंने कहा जी इस साल कपास बेहतर होगी। ये आज से 3 महीने पहले की बात है। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे कह रहे हैं? तो मैंने कहा जी मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले साल जर्मिनेशन का मसला था, लोकस्ट का प्रॉब्लम था। इस साल आपकी जर्मिनेशन सीड अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। और इस साल जो है ना अगर आप देखें, थोड़ा सा मैं बता दूं कि इस साल और पिछले साल में क्या फ़र्क है प्रेजेंटली। पहली बात यह है कि क्रॉप रिपोर्टिंग जो है सर्विसेज लाहौर जो डील करता है ये सारे मैटर्स को कि आपकी जो है ना कॉटन की एरिया कितना है, उसकी ऑथेंटिसिटी है, उसके डेटे की, उसके मुताबिक है कि 17,800 समथिंग जो कह रहे हैं जी वो क्या प्लांट पॉपुलेशन फ़ी एकड़ पौधों की तादाद इतनी है। और पिछले साल से 15,500 2400 बता रहे हैं। अगर आप 2,000 भी लगा लें और 2,000 के साथ 20 बोल्स लगा लें और 20 बोल्स का एवरेज वेट बोल का लगा लें 3 ग्राम, तो आपकी इससे 7 से 8 लाख बेस बनती हैं। एक बात अभी अगर दूसरा डेटा लगा लें, आपका बोल्स का डेटा लगा लेंगे, नंबर ऑफ बोल्स कितने हैं, तो इस साल 8 एवरेज 7.5, पिछले साल थे 4, तो डबल है। तो ये भी 7 से 8 लाख, तो 15 लाख बेल्स अब इस वक्त तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ज़्यादा हैं पिछले साल के निस्बत। तो ये 15 लाख बेल ज़्यादा होंगी जो तो टारगेट एट प्रेजेंट। अच्छा, बट अगली बात बता दूं कि 7 हम कहते हैं 8 बोल्स हैं ये सब। हमने कितने बोल्स लेने हैं? हम चाह रहे हैं कि 30 बोल जाएं। 30 बोल्स कब? अगस्त और सितंबर, ये 2 महीने हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इस 2 महीनों में अल्लाह से उम्मीद है, हम कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए महकमे की अपनी जगह जो हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है, यहाँ साउथ 94% आपकी प्रोडक्शन कल्टीवेशन साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में कपास की होती है। और उसमें जो अब इस दफ़ा जो हमारा
पिछले साल से हट के बात हुई है कि सेक्रेटरी साउथ पंजाब हैं साकिब अली थी साहब, फॉर्चुनेटली कि वो बड़े लिखत पढ़त वाले, फील्ड में जाने वाले। ये देखें, एक बंदे की तारीफ़ का एक बात तो कहते हैं जी आप सेक्रेटरी की तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा ऊपर से लेकर हमारे मिनिस्टर, वो सेक्रेटरी साहब बड़ी जी, ये सारी कोशिश करें, IPM प्रोग्राम बनाए। तो इस वजह से फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र। आप कह रहे हैं इस वक्त तक जो फसल है उसकी जो स्टेटस है, अगर कुछ और अल्लाह ताला की करम रहता है तो आप कह रहे हैं रहेगा और इस साल अच्छी पैदावार, फ़ी एकड़ पैदावार आपको मिल सकती है। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन हम आते हैं जिनिंग फैक्ट्रीज़ के इशू पे। जिनिंग फैक्ट्रीज़ पंजाब में चलना शुरू हो गई हैं, और आप क्या समझते हैं शेख आसिम सईद साहब कि जो डिसार्ट थे जीनर्स, कितनी फैक्ट्रीज़ जनूबी पंजाब में, पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में चलती रही हैं और अब कहाँ पहुँची हैं, और जो बाकी बचे हुए जीनर्स जो काम कर रहे हैं उन्हें इस बिज़नेस में और इस सीज़न में क्या लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जमशेद रिजवानी साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जिनिंग फैक्ट्रीज़ का जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात करने का मौका दिया। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ हैं वो इस वक्त काफ़ी बहरान का शिकार हैं। अगर हम माजी को देखें तो हमने तकरीबन शायद 2012 या 13 में 14.8 मिलियन कॉटन बेल्स जो है हमारे मुल्क ने प्रोड्यूस की थी, जिसका मतलब 1 करोड़ 48 लाख बेल्स हमने प्रोड्यूस की थी। पिछले साल बदकिस्मती से हमने सिर्फ 5.6 मिलियन बेल्स यानी कि 56 लाख बेल्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमने प्रोड्यूस की। तो 1 करोड़ 48 लाख से हमारी प्रोडक्शन रिड्यूस होकर सिर्फ 56 लाख पे आ गई। उस 1 करोड़ 48 लाख को इंटरटेन करने के लिए पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1300 के करीब जिनिंग फैक्ट्रियाँ जो हैं वो हैं, और जब वो 1 करोड़ 48 लाख की प्रोडक्शन रिड्यूस होकर 56 लाख आ गई तो उन जिनिंग फैक्ट्रियों के पास डेफिनेटली रॉ मटेरियल नहीं था कि वो उसको जो है प्रोसेस कर सकें। तो 1300 में से सिर्फ 250 या 300 जिनिंग फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो कि इस वक्त ऑपरेशनल हैं, और ये जितनी फैक्ट्रीज बंद हैं उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ रिड्यूस हो रही हैं, वो सब हमें मालूम है। तो मेन जो प्रॉब्लम है जो इस वक्त भी इस सीज़न के अंदर भी हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं वो लैक ऑफ प्रोडक्शन का और लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल का कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले साल से कुछ बेहतर सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि 15 लाख बेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो है वो ज़्यादा हो जाए पिछले साल से, सब्जेक्ट टू द फैक्ट के आने वाले 2 महीने अल्लाह ताला हमारे पर करम करे, हर चीज़ ठीक रहे। मैं ये कहता हूँ अगर ये 15 लाख भी हम अपने सिस्टम में ऐड इन कर लेते हैं, 56 लाख में भी अगर हम 15 लाख ऐड इन कर लेते हैं तो हम तकरीबन 7.1 मिलियन पे जो है वो खड़े होते हैं। हमारे मुल्क की जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 12 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 20 लाख बेल है। अभी भी हम कमोबेश 50 लाख बेल दूर हैं अपनी एवरेज प्रोडक्शन से, अपनी बेस्ट से नहीं, अपनी एवरेज प्रोडक्शन से 50 लाख बेल जो है वो दूर है। तो जब तक हम अपने ये जो मसाइल हैं, जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की जब तक हम तरजीहात में से कॉटन को एक तरजीह नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क के अंदर कॉटन पैदा नहीं होगी। और जब तक हमारे मुल्क के अंदर कॉटन पैदा नहीं होगी उस वक्त तक जितने स्टेक होल्डर्स हैं, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, इन सब को जो है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं आएगी। ख़ास तौर पे मैं जिनिंग फैक्ट्री का जिक्र इसलिए करूँगा कि देखें काश्तकार के पास ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अगर कॉटन उनको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रही है वो मेज़ की तरफ मूव कर जाते हैं, मेज़ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दे रही शुगर केन की तरफ मूव कर जाते हैं। इसी तरीके के साथ हमारे स्पिनर्स जो हैं अगर मुल्क में कॉटन प्रोड्यूस नहीं कर रही है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है वो बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं कॉटन। लेकिन जिनिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसका रॉ मटेरियल सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है। अगर जब तक हम बहैसियत मुल्क अपनी कॉटन प्रोडक्शन को उस हद तक जहां पहले थे वहां नहीं लेके आते और मूव ऑन करके इसको हम 20 करोड़ जो है वो 2 करोड़ तक हम इसको नहीं लेके जाते, उस वक्त तक ना जिनिंग सेक्टर फ्लरिश करेगा और ना अगले स्टेक होल्डर फ्लरिश करेगा। आप समझते हैं जो 15 लाख गांठ का कह रहे हैं कि शायद ज़्यादा होंगी, तो हमारे जिनर्स जो थोड़े से डिप्रेस हैं, आपने तो ओवरऑल इकोनॉमी पे बात की, इस पूरी इंडस्ट्री पे बात की जो इससे जुड़ी हुई है, अगर वो 15 लाख वापस आती है तो क्या उस पर आपकी जिनिंग फैक्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उस पर कुछ इम्पैक्ट तो आएगा, कुछ हौसला उन्हें मिलेगा या नहीं?
जी बिल्कुल बिल्कुल श्योरली मिलेगा, लेकिन बहुत माइन्यूट मिलेगा। मैंने जिस तरह भी बताया कि 1 करोड़ 20 लाख बेल तो हमारी एवरेज प्रोडक्शन है। इन 15 लाख को शामिल करने के बाद भी हम 7 मिलियन के पता नहीं कि 70 लाख के ऊपर आते हैं, हम फिर भी 50 लाख का है। 3-4 साल में जो गिरी है पैदावार और उसी अंदाज में फैक्ट्रीज भी शट हुई हैं, और अगर 2-3 सीज़न में दोबारा ये आप हासिल कर लेते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हमारी जो लोकल जीनर्स हैं, जो लोग डिप्रेस होकर छोड़ गए हैं काम, फैक्ट्री बंद करके बैठे हैं, वो दोबारा इस बिज़नेस की तरफ राग़िब होंगे? एब्सोल्युटली जी, लोग दो नस्लों से ये काम कर रहे आप हैं, खुद भी उनमें शामिल हैं? जिनमें मैं भी शामिल हूँ। एग्जैक्टली, दो नस्लों से ये काम कर रहे हैं। और हमारे मुल्क का मैं अक्सर प्लेटफॉर्म पे ये बात करता हूँ कि हम टेक्सटाइल कॉटन से बहैसियत मुल्क पीछे नहीं हट सकते। हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि जो औरत अपना हंडिया पका रही है गांव के अंदर, उसका जो ईंधन है वो भी कॉटन से मुंसलिक है, और उससे लेकर और हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट तक कॉटन से मुंसलिक है। हमने एकेडमिया इस तरह अपना ट्रिम कर लिया, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारा फॉर्मेट सारे का सारा वो टेक्सटाइल बेस्ड है। नाउ एज अ कंट्री वी डोंट अफोर्ड कि हम कॉटन से हट कर किसी और तरफ, फॉर एग्जांपल शुगर की तरफ मूव कर। बिल्कुल सही, इसी पर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की, वो ये है कि ये 2 जो माह हैं वो बहुत अहम हैं। असमत शाह साहब, एज पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, क्या फोर्सी कर रहे हैं अगले 2 महीनों को, और इस वक्त कितना मुख्तलिफ है ये सीज़न सफ़ेद मक्खी के हमले के हवाले से? क्योंकि इन दिनों में पिछली दफ़ा अटैक हो चुका था, बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा था, डिप्रेस था कॉटन ग्रोअर, इस दफ़ा बहुत होपफुल है। क्या खबर है अच्छी आपके लिए, आपके पास कॉटन ग्रोअर के वाले, कॉटन ग्रोअर के लिए? बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रिजवानी साहब। बिल्कुल बहुत सारी अच्छी न्यूज़ हैं, और उनमें से मैं सबसे पहले तो आपके जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन है ना, 2 हैं, एक वाइट फ्लाई के मौजूदा सूरत हाल और कि डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा महकमाना लेवल पे सेक्रेटरी साहब के गाइडेंस के मुताबिक जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है वो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फाना के ऊपर कर रहा है, जस्टिफाइड यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स के ऊपर काम कर रहा है, और यूज़ ऑफ बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है। और ये मैसेज डाटा बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है, उसमें 4-5 इंस्टीट्यूट शामिल हैं जिन्होंने इसको रिसर्च किया है। और उसके बाद ये एक एडवाइजरी कमेटी के अप्रूवल के बाद जब डिसेमिनेट हुआ है, तो मैं एज अ एंटोमोलॉजिस्ट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसका इतना वाइड इम्पैक्ट आएगा। वो मैसेज इतना लाउड हो गया है कि वो अब तकरीबन हर फार्मर तक ना सिर्फ पहुंच चुका है और बल्कि इम्प्लीमेंट भी हुआ है। और अब ये कि उसके नताइज क्या आ रहे हैं उसके नताइज ये आ रहे हैं कि पिछले साल की निस्बत जो वाइट फ्लाई की इन्फेस्टेशन है इस वक्त हाफ से भी कम है। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, ठीक ना। अब डिपेंड करता है कि ये अगले 2 महीने जो है ना, ये फेट हमारा डिसाइड करेंगे। बारिशों के ऊपर भी डिपेंड करता है थोड़ा सा। उसके अलावा जो है ये जैसे जैसे कैनोपी बढ़ती जाएगी उसके बाद जो है ना वो, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी फरमाया है कि जो हमारे एवरेज फ्रूटिंग बॉडीज़ हैं जो मैच्योर हैं वो डबल ऑफ द लास्ट ईयर हैं, ठीक है ना। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसका मतलब है कि हमारा प्लांट जो है, कॉटन क्रॉप जो है, वो इस काबिल है कि वो अभी और आगे चल सकती है। और ये जो वाइट फ्लाई है, PBW है, थ्रिप्स है, जेसिड है। जेसिड ने शुरू में थोड़ा सा डैमेज किया, उसके ऊपर बोटेनिकल्स का स्प्रे रिपीटेडली किया गया, वो कवर अप हो गया। उसके बाद जो है ना, इस वक्त जो वाइट फ्लाई के अलावा कोई इशू थोड़ा बहुत है वो मिलीबग का है, और उसका पिंक बॉलवर्म का हम फोर्सी कर रहे हैं नेक्स्ट, उसमें वो हो सकता है। लेकिन टिल नाउ पॉकेट्स के अलावा कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर है, उसके अलावा ओवरऑल कंडीशन वाइट फ्लाई के हवाले से क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है। और गुड न्यूज़ ये है कि जो स्प्रे हैं, जो केमिकल एप्लीकेशन है, जो एक मिक्सचर बना के स्प्रे किया जाता था 4-4 दवाइयों का, वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है। इस दफ़ा दवाइयों का क्या अमल दखल रहा है या कम रहा है, और आप बायो उसकी तरफ चले गए, उस पर बात करते हैं। लेकिन आपने एक अच्छी खबर ये सुनाई कि इस दफ़ा सफ़ेद मक्खी जो हर दफ़ा पिछले 2-3 सीज़न से कपास की फसल को बुरी तरह डैमेज कर रही है, उसका हमला कम से कम 50%
कम है। आगे हम बात जारी रखते हैं, लेकिन नाज़रीन छोटा सा हमें ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखेंगे कि क्या चीज़ है जो आने वाले दिनों में देख रही है पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इस दफ़ा कपास की फसल और जो अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं अच्छी पैदावार और ख़ास तौर पर फ़ी एकड़ पैदावार के हवाले से भी ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर सगीर साहब जो डायरेक्टर कॉटन पंजाब, उन्होंने बताया कि जो साइंस हैं, जो आपको इस दफ़ा जो एस्टिमेट्स हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं फील्ड से, वो अच्छी पैदावार की आ रही हैं फ़ी एकड़ पैदावार के हवाले से। तो इसमें शाह साहब आप जो बात कर रहे थे कि अच्छी खबर तो पहले ये थी कि सफ़ेद मक्खी का हमला कम है और जो इस दफ़ा अद्वियात का इस्तेमाल का जो रुझान है वो भी बहुत कम है, और एक मैसेज बड़े स्ट्रॉन्गली गया है फार्मर तक कि इस दफ़ा वो रवायती तौर से जो पहले बहुत ज़्यादा स्प्रेज करते थे इन दिनों में इस दफ़ा उन्होंने कम किया है। आप देखें कि आने वाले दिनों में भी उन्हें इसकी कम ज़रूरत ही पड़ेगी, जो या इस दफ़ा नई पॉलिसी, नई टेक्निक और आप अडॉप्ट कर रहे हैं, और तरीके तो पुराने हैं लेकिन उन्हें आप लेके चल रहे हैं, इस दफ़ा दोबारा आप ग्रोअर को लेकर आए हैं इस तरफ। सर तरीके बेशक पुराने हैं, लेकिन ये है कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि टेस्टिफाई करने के बाद एक ऑफिशियल फोरम से मैसेज जा रहा है जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स का, असल में ह्यूमन इंटरवेंशन जहाँ पे भी होती है ना वहाँ पे प्रॉब्लम तो क्रिएट होता है, लेकिन हमें करना क्या होता है। आप ये देखें ना कि ये जब जंगलात हैं यहाँ पे कौन जाके पेस्ट कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वहाँ पे एक नेचुरल फार्मर, कुदरत का एक निज़ाम है, एक इकोसिस्टम डेवलप होता है जहाँ पे हार्मफुल इंसेक्ट है उसका खाने वाला भी मौजूद है। ये इसी चीज़ को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है कॉटन के अंदर। वो ऑफिशियली पहली दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज किया है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है और रिज़ल्ट सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब इससे हुआ क्या है कि ना सिर्फ ये कि नंबर ऑफ़ स्प्रेज हमारे कम हो गए हैं, हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल आप स्प्रे ना करें, हम ये कहते हैं जस्टिफाइड स्प्रे हो। जब पेस्ट अबव ATL हो, मुआशी नुकसान की हद क्रॉस कर रहा हो, बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा हो, फिर यह कि आप स्पेसिफिक स्प्रे उसके ऊपर करें और उसकी टाइमिंग देख के करें कि भाई जो बेनिफिशियल फान है कम से कम मुतासिर हो। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले होता था कि भाई ये मक्की के लिए, ये पिंक के लिए, ये इसके लिए 4 स्प्रे का मिक्सचर करा के आपने जब एक क्रॉप के ऊपर करेंगे, आप देखें अगर आप 4 एंटीबायोटिक एक बंदा नॉर्मल खा ले तो उसके ऊपर क्या हालत होगी। तो वो फाइटोटॉक्सिक हो जाता था हमारा। हम ये कहते हैं कि नीड बेस्ड स्प्रे हो, और इसका इम्पैक्ट इस दफ़ा इसका इम्पैक्ट आ रहा है, बहुत हेल्दी आ रहा है कि हमारी क्रॉप जो है, देखें जी हम बाकी सारी चीज़ें तो सारी टेस्ट कर ही रहे हैं ना। 2015 के बाद डिक्लाइन जा रहा है कॉटन का, तो अब वाई नॉट कि हम ये वाली चीज़ भी जो है ना इसको टाइम, और ये प्रूव कर रही है अपने आप को कि ये बहुत एक इफ़ेक्टिव IPM टूल है जिसकी वजह से हम एक बहुत पोर्शन ऑफ जो यील्ड है उसको सेव कर सकते हैं, और दैट इज़ टू इको फ्रेंडली रहते हुए हम कर सकते हैं। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की इसमें शाह साहब। अगर मैं डॉक्टर सगीर साहब आपसे बात करूं कि जो बात असमत शाह साहब कर रहे हैं, वाकई इसका IPM का इम्पैक्ट इतना बड़ा आया है, उसकी वजह से भी कॉटन की इस वक्त तक फसल की जो सूरत हाल है वो बहुत होपफुल है, मुस्बत है। ग्रोअर का ख़र्चा कम हो रहा है केमिकल यूज़ के हवाले से, और सबसे अहम बात है कि उसकी फसल बच रही है और बेहतर पैदावार की तरफ जा रही है। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ कि जो है इस साल और पिछले साल में देखें, जो मार्च के एंड पर जिन्होंने लगाई है 25 मन 20 से 25 मन चुन चुके हैं। जो अप्रैल वाले हैं वो 10 मन 15 मन चुन चुके हैं। मई वाले अभी जो है ना वो है। तो पिछले साल से साइंस ये अच्छे देखें आप, वो एक बंदे ने कहा जी मेरे तो खर्चा पूरा हो गया। आज से महीना पहले की बात है, उसे 5-6 मन जो कहें जी मुझे तो 6,000 8,500 उस वक्त 7,000 रेट था। रेट जो है ना डिफरेंस है रेट का। अभी जो हमारे छोटे भाई ने बात की वो यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी इशू है। प्रॉफिटेबिलिटी अगर मुनाफा होगा तो अच्छा। साइन अच्छा ये है कि हुकूमत ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस कर दिए 5,000, 6,000 6,500 रेट चल रहा है ये। अब एक जो वो बात कर रहे थे असमत साहब कि पेस्ट, अब मैं रिकॉर्ड एक्सेक्ट बताता हूँ कि हमारे पिछले साल तकरीबन इस वक्त 2.5 एवरेज 2.5 से 3 स्प्रे हो चुके थे। इस दफ़ा 1.5 हुए हैं। अगर एक स्प्रे आप लगाएं और 1,000 3 अरब रुपए आप सेव कर चुके हैं। 3 अरब और 10 करोड़ बनते हैं
एक मतलब आपने अपने स्प्रे इसकी कम स्प्रे यूज हुआ है 3 को, और उसमें हम कहें प्लांट एक्सट्रैक्ट के हम IPM प्रोग्राम, अब वो पहले बात काफ़ी हो चुकी है सर। ठीक है, इसके बगैर अब अगली जो सूरत हाल है ना, जैसे मेरा सवाल ये, वाकई ये IPM की वजह से हुआ है या वाकई जो एनवायरनमेंट है इस वक्त या उसने भी सपोर्ट किया जी है? बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हाँ हूँ। जी बिल्कुल। देखें आप ये कहते हैं जी हमारी वीट की पैदावार बढ़ गई, राइस की पैदावार बढ़ गई है, और साथ शुगर के एवरी क्रॉप्स, जगह क्रॉप एक्सेप्ट कॉटन, सारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन बढ़ी है ना। आप बताना इस बात का, इस बात की दो चीज़ें हैं। एक कोविड जो है ना, कोविड ने बड़ा अच्छा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पर डाला है। गैस हाउस जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ये खास तौर पर इनकी एमिशन 10 से 30% कम हुई है। जब ये कम होगी तो आपके क्लाइमेट जो है फोटोसिंथेटिक, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो ना तो फोटोसिंथेटिक रेट बढ़ जाता है। आप गर्मी या आप जिसमें ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होती है वहाँ आप टेम्परेचर अगर आप थोड़ा देख लें इस साल का, कॉटन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यस, कॉटन के वाले से, ये आपको शायद नॉट फॉर कॉटन, ओनली फॉर अदर्स, फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। क्योंकि देखिए इंडस्ट्री आपकी बंद रही, ये सारा कुछ मैंने आपको पता है ना, 10 से 30% जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनके एमिशन कम हुई है, तो वो इस वजह से हुई है, और उसका इम्पैक्ट पड़ा है आपके टेम्परेचर आपका 2.5 डिग्री रात का टेम्परेचर कम रहा है। अगर आप अप्रैल से लेकर और आज तक देख लें, बारिशें आपकी कम हुई हैं। तो कुदरत का अपना है निज़ाम, लेकिन एक है अल्लाह ने कहा है कि आप अपनी भी मेहनत करें। हमने जो IPM प्रोग्राम बनाया भाई, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेस्टिसाइड भी स्प्रे की है। आप अगर अपर पंजाब में चले जाएं तो अपर पंजाब वाले तो केमिकल इस्तेमाल करें, हमने 79 IPM प्लांट्स लगाए हैं इस बार। भाई देखें किसान तो जो वो कहता है भाई बताओ मुझे टेक्नोलॉजी है, सामने दिखाओ, सीइंग इज बिलीविंग। वो देखता है तो वो IPM प्लांट्स का मकसद ही यही था कि भाई जो हम IPM पूरा अमल करेंगे, किसान को बताएंगे कि ये IPM प्लांट्स 2 स्प्रे, एक हमने 3 स्प्रे अभी तक जो आप कहते हैं, पहले जेसेट का कहा था, फिर उसके बाद हमने थ्रिप्स का किया है, अब हम पिंक बोलवर्म का अभी नहीं किया। 2 स्प्रे हमने रेकमेंड किया जो एडवाइस। पिछले सीजन में कितने हुए थे एवरेज, ऑन एवरेज स्प्रेज? 3 स्प्रे हो चुके थे पिछली दफा, इस वक्त तक हो चुके थे। इस बाय दिस टाइम मैं पंजाब, देखिए एक बात है, आई एम ए डायरेक्टर कॉटन ऑफ पंजाब, नॉट साउथ पंजाब, जी सर, सो आई एम टॉकिंग बिल्कुल पंजाब। सो बाय टुडे 2.5 से 3 स्प्रे हो चुके, 3 स्प्रे हो चुके थे, अब 1.5 स्प्रे हुआ है। मैं पंजाब की बात कर, सही तो वो आप तभी तो मैं कह रहा हूँ कि वो अपनी जगह है। लेकिन एक और बात है, मैं आपको बताऊँ, महकमे की एडवाइजरी जा रही है। आज मुझे सेंसिटिव कॉल, हमारा काश्तकार सुन रहे हैं महकमे की एडवाइजरी को, जी मुझे कॉल आ रही हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे जो हमारी एडवाइजरी जाती है तो वो मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब, पंजाब की वजह से कॉल तो सिंध से आ रही है, जैसे अभी आप नहीं पंजाब की आती है, मैं अगली बात कर रहा हूँ, सिंध से भी कॉलें आना शुरू हो गया, सिंध से भी आ रही है, सिंध से भी आना शुरू हो गए हैं कि डॉक्टर साहब वो कहता है जी थ्रिप्स का हमला है, तो मैंने उसको एडवाइजरी भेज दी है, मैंने कहा ये अमल करो। तो ये अच्छी साइन, ये देखिए पहली दफ़ा ऐसा पहले नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि वो चीज़ें तो असर अंदाज, दोनों चीज़ें गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट की कोशिश। इसका मतलब है कि इस वक्त तक अच्छे साइंस आप फिर एक दफ़ा दोहरा रहे हैं अपनी बात को। हम दोबारा जाते हैं शेख आसिम सईद साहब की तरफ, साबिक चेयरमैन PCGA के। प्रॉब्लम जो हम आपने बड़ी अच्छा पहले ब्रेक में आपने जो कहा था, पूरे सिनेरियो को डिस्कस किया कि जिनिंग इंडस्ट्री क्या कर रही है, क्या फेस कर रही है। एक चीज़ मिस हो गई, वो ये थी कि टैक्सेशन पर काफ़ी प्रोटेस्ट इंजीनियर्स ने किया है, अखबार में एड्स दिए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। क्या टैक्सेशन के ऊपर हुकूमत आपकी बात नहीं सुन रही? अभी तक आप हुकूमत को कन्विंस नहीं कर सके? देखिए जी, ये मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि गवर्नमेंट की कुछ तरजीहात होती हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, और होता वही है जो कि गवर्नमेंट या कोई जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो जो चीज़ इंजेक्ट करना चाहते हैं वही होता है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक एग्री इमरजेंसी प्लान जो है वो वज़ीर आज़म साहब ने दिया, उसके अंदर उन्होंने 4 क्रॉप्स का जिक्र किया जिसमें अरबों रुपए जो है उन्होंने उसके लिए मुख्तस किए।
जिसके अंदर जो है वो बदकिस्मती से कॉटन जिसका हिस्सा नहीं, उसके अंदर मेस था, उसके अंदर ऑयल सीड्स थे, उसके अंदर शुगर था, उसके अंदर जो है वो राइस था, लेकिन उसके अंदर कॉटन उसका हिस्सा नहीं थी। बिल्कुल इसी तरीके के साथ पिछले बजट में भी और इस बजट में भी गवर्नमेंट ने जो कॉटन है, जो जिंड कॉटन है, जिसके ऊपर पिछले साल उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था 10% जनरल सेल्स टैक्स, जिसको हम ने कोशिश की और हमने उनसे डायलॉग्स किए कि माफ़ कर दिया जाए, जो कि नहीं किया, उसको इस बजट के अंदर उन्होंने 10% से इंक्रीज़ करके 17% कर दिया। साथ साथ जो हमारा अपना बाय प्रोडक्ट है, जो कि तेल है, कॉटन सीड ऑयल जो है, उसके ऊपर वो एग्जेम्प्टेड था टैक्स से, उसको 0 से उठाकर और 17% उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तेल के अपना कॉटन जिंट कॉटन के ऊपर 1.5% इनकम टैक्स और लगा दिया, बिनौले के ऊपर 1.5% इनकम टैक्स और लगा दिया, तेल के ऊपर 1.5% इनकम टैक्स और लगा दिया। यानी कि इस वक्त कॉटन वो फसल है बदकिस्मती के साथ जो कि मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट सारे उसके जितने प्रोडक्ट्स हैं वो सब इस वक्त टैक्सेशन के जो है वो जद के अंदर है। तो इसकी हमने, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने मुलाकात की, वज़ीर ख़ज़ाना साहब से भी मुलाकात की, लेकिन बदकिस्मती से एक बहुत डिफरेंस है इन बिटवीन दो जो कि मारगला की पहाड़ियों को देख के पॉलिसी बनाते हैं और जो कि तपती गर्मी के अंदर जो है वो कॉटन को काश्त करते हैं, वो इन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने से कसर है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम अभी भी जस्तजू में और जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इसको इन टैक्सेशंस को जो है वो टैक्सेस को जो है वो कम करवाया जाए। और इसकी एक जो सबसे संगीन सूरत जो है वो ये है कि ये इतनी हैविली बर्डन टैक्सेस ये लग गए हैं कि अब उसकी वजह से अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा जो अच्छा, आपकी बात अरकान पार्लियामेंट से हुई या नहीं हुई? आपके अपने इलाके के जनूबी पंजाब या कॉटन एरिया के और कुछ लोग इस बराह रास्त इस बिज़नेस से भी इन्वॉल्व हैं? हमारे वफाकी वज़ीर ख़ुद सैयद फ़खर इमाम साहब ख़ुद कॉटन ग्रोवर हैं। अच्छा, इसको हम लेते हैं नाज़रीन एक छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं और इस पर बात जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस सीज़न में कपास की अब तक की सूरत हाल और जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, और जो बात हो रही है कि इस दफ़ा अच्छी फसल है और फ़ी एकड़ पैदावार भी अच्छी है। तो साथ ब्रेक पे जाने से पहले हम शेख आसिम सईद साहब से बात कर रहे थे, जो साबिक चेयरमैन है PCGA के, कि कॉटन डीलर्स भी क्या इस अच्छी फसल के लिए तैयार हैं या नहीं हैं। टैक्सेशन की बात हो रही थी कि इस दफ़ा जो टैक्सेशन है पिछले 2 सालों में काफ़ी हाई है, ख़ासतौर पर कॉटन डीलर्स के हवाले से, और कॉटन इंडस्ट्री पर जो इसका इम्पैक्ट है ख़ासतौर पे जिनस पर, उस पर बात हुई थी। अरकान पार्लियामेंट के बारे से बात हुई थी कि हुकूमत ने आपकी बात नहीं सुनी। तो क्या आपने हुकूमत पे अपनी बात मनवाने के हवाले से कुछ दबाव डालने के लिए अरकान या लोगों को कायल करने के लिए अरकान पार्लियामेंट से बात की या नहीं की? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तकरीबन बजट जब प्रपोज हुआ है उसके बाद से लेकर जब तक उसकी फ़ाइनल नहीं हुआ है, हमारे फ़खर इमाम साहब जो कि हमारी मदर मिनिस्ट्री हैं, उनके साथ हमारे डायलॉग्स हुए। उसके बाद हमने सेनेट में अपनी एक कमेटी है जो कि कौमी असम्बली को अपनी रिकमेंडेशन देती है अबाउट द प्रपोज बजट, उसके अंदर हमारी प्रेजेंटेशन थी और सेनेट ने वो नुकात जो कि उन्होंने रिकमेंड किए थे कौमी असम्बली में, उसमें एक नुकता ये भी था कि ये जो टैक्स है ख़ास तौर पे तेल के ऊपर, ये जो है वो टैक्स कॉटन के प्रोडक्शन को और ज़्यादा जो है वो गिराने में और फुट्टी की प्राइस को और रिड्यूस करने में अपना किरदार अदा करेगा, लिहाजा इस टैक्स को नहीं होना चाहिए। इस कौमी असम्बली के स्पीकर जो हैं उनकी एक स्पेशल कमेटी है जो कि उन्हीं की सुपरविजन के अंदर काम करती है। उस कमेटी ने जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिकमेंड किया कि ये कॉटन की प्राइस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा, इसको नहीं होना चाहिए। हमारे जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले मुत्तहिद MNAs और मिनिस्टर्स के साथ इस बात पर डायलॉग हुए, लेकिन बदकिस्मती से जो ब्यूरोक्रेसी है जो कि शायद नहीं समझती है कि इस टैक्स का इम्पैक्ट कॉटन की प्राइस के ऊपर क्या होगा, वो इस टैक्स को विड्रॉ करने में जो है वो हेजिटेंट है। और ये मैं मतलब फिर हम यूँ कह सकते हैं कि आपने एक बात की कि एक मदर मिनिस्ट्री ने कोशिश की, लेकिन फादर इंडस्ट्री ने अपना हक क्या इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उस बात को अभी तक तो तस्लीम नहीं किया। तो इसी वजह से हम एक डोमेस्टिक उसके साथ जोड़ लेते हैं इसको। डॉक्टर सगीर साहब, आप जो बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले भी चीज़ें भी, अब आप क्या समझते हैं ओवरऑल डायरेक्टर कॉटन पंजाब के तौर पे, आप
क्या समझते हैं कि जो होप्स हाई रखें, क्योंकि आपने पहले कह चुका है, हमारे जो नाजरीन हैं और जो देख रहे हैं, कॉटन के हवाले से, कॉटन बिज़नेस के हवाले से थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस इस फसल को मिल रहा है, काश्तकारों को मिल रहा है? जी, पहले ये जो मैं बता रहा था ना, डिफरेंस प्रीवियस ईयर्स और इस साल का, किसान कहते थे हमारे पास पैगाम नहीं पहुँचता, एडवाइजरी नहीं आती, एक्सटेंशन वाले नहीं आते। ये अक्सर आपको सीड, पेस्टिसाइड और एक्सटेंशन सर्विस का, ये अक्सर आप देखें ना, यही 3 आपको मसाइल किसान कहते हैं, सीड अच्छा नहीं है, पेस्टिसाइड अच्छे नहीं है और एक्सटेंशन वाले आते नहीं। तो इस दफ़ा मैसेज जा रहा है, इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैसेज लाउडली किया है और हमारी हर हफ्ते मीटिंग्स हो रही हैं और गवर्नमेंट बहुत सीरियस है, ऊपर भी सीरियस है, लेकिन हमारे जो है ना यहाँ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं जो साकिब, ये बहुत संजीदा ले रहे हैं, मतलब ये सन ऑफ साइल, तो ये इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो जो जहाँ का होता है उसका साफ ज़रिए बहुत होता है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताऊँ सर कि हमारा काम क्या है। सर हमारा काम एडवाइजरी, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन में 2 चीज़ें हैं जी सर। एक वैरायटी और उसके बाद मैनेजमेंट। सो वैरायटी लग गई, हीट टॉलरेंस मैंने बताया कि इस दफ़ा हीट टॉलरेंस जो वैरायटीज़ उस पर हमने बात नहीं की, लेकिन 2 वैरायटीज़ जो अकेती में आई हैं, जो हमारी थी बोलगार्ड 3 या जिस पर पिंक काम आता है ग्लाइफोसेट, वो हैं। लेकिन जो 84% है हमारी 15 मई से लेकर 31 मई, वो तो हमारी जो है ना ये लगी हैं बोलगार्ड 1 लगी है। बोलगार्ड 1 क्योंकि ज़्यादा चल रही है और उसमें 2 वैरायटी बहुत अच्छी चल रही हैं। एक बिल्कुल हैतान अप्रूव्ड SS32 और एक MNH 1020 जो हमारी कॉटन सच। काफ़ी अर्से से लोग कहते हैं आपका बीज नहीं आ अच्छा, सही अच्छा नहीं आ रहा, आपको अच्छी वैरायटी देने में नाकाम हो रहा है, आप भी कहते थे। तो इस साल ये भी एक फैक्टर है कि हीट टॉलरेंस वाली वैरायटी जो है ना, वो इसको नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वैरायटी इज़ अ बेसिक फैक्टर। बिल्कुल सही। इसको अब जो अगला फैक्टर है, एक एडवाइजरी का फैक्टर है, उसमें एक चीज़ मतलब बीज ने जो काम करना था, आप समझते हैं अच्छी वैरायटीज़ ने अपना रिजल्ट दे दिया है, जो हम बात कर रहे थे। अब मैनेजमेंट का इशू। मैनेजमेंट में एक चीज़ मैं आपको ये बताना ज़रूरी है सर, कि हमारे भाई आप भी बैठे हैं और हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं, इस दफ़ा हमने अब लागू कर दिया है कि जो डीलर, क्योंकि किसान आते डीलर के पास, वो जो दे दे, हमने कहा जी रिकॉर्ड मेंटेन करें डीलर से कि ये बताएं जो हम एडवाइजरी दे रहे हैं और आप जो एडवाइजरी दे रहे हैं, काम तो वहाँ ख़राब होता है। किसको कही गई स्प्रे, डीलर ने किसको बेची है, किस रिकॉर्ड में किस मकसद के लिए बेची है, अब वो डीलर उसको ये बताना पड़ेगा, उसको बता लिखना। इसका फर्क आ रहा है, उसका जी यहाँ पढ़ रहा नजर आ रहा है। देखिए इसका अब पता क्या क्या होगा, जो हमारी एडवाइजरी हम एडवाइजरी दे रहे हैं, तो अब डीलर टेलीफोन कर रहे हैं, कहते हैं जी नहीं जी हम तो वो कह रहेंगे क्योंकि हुकूमत की तरफ से प्रेशर है, तो उन्होंने लिखना होता है। अब एडवाइजरी सही, ये बहुत बड़ा मैं आपको बताऊं चेंज आया है। ये इट वाज नॉट सो वो जो चेंज आया है, हाँ। अगर हम असमत शाह साहब से बात करें कि इस सीज़न में ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से जो इम्पैक्ट आपने फील्ड में क्या देखा है, असमत शाह साहब के जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं एडवाइजरी के हवाले से, डीलरशिप के हवाले से, और फिर फील्ड में इस सीज़न में आपने ऑब्ज़र्व क्या किया? बिल्कुल सर, जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं 100% दुरुस्त है। यही एक लेटर आपको पता है, डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब डायरेक्टर जनरल पेस्ट वार्निंग बहुत ही डेडिकेटेड इस मामले में है कि भाई जो है ना वो फेक पेस्टिसाइड्स के मामले में और इम्प्लीमेंटेशन के मामले में भी जो डॉक्टर साहब का लिखा हुआ लेटर है, मैं सेक्रेटरी साहब ने लफ्ज़ ब लफ्ज़ उसके ऊपर अमल करने की हिदायत की है और उस पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ अमल करने की हिदायत हम आगे भी इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं फील्ड में। उसमें शामिल क्या है, सबसे पहले कि जो डीलर है वो कैश मेमो मेंटेन करेगा कि किस फार्मर को उसने किस कीड़े के लिए दवाई फ़रोख्त की है और कौन सी फ़रोख्त की है। यानी कि पहले ये चीज़ें नहीं होता था कि भाई किस मसले के लिए जा रहे हैं, उसने तो लिखना है कि 4 चीज़ों का मिक्सचर लिख के जो है ना उसको आगे दे दिया, किसी एक का कैश मेमो बना दिया। अब हम इसको इन लेटर एंड स्पिरिट इस तरह भी इम्प्लीमेंट करा रहे हैं कि ये वाली हिदायत वहाँ पे हर पेस्टिसाइड डीलर की दुकान के ऊपर पेस्ट करवा दी है नुमाया जगह पे, ताकि उसको काश्तकार भी पढ़ सके कि भी मैंने जो ये चीज़ें लेनी है, मैंने इन चीज़ों के ऊपर भी अमल करना है। दूसरा, ओवरऑल जो आप बात कर रहे थे कि भाई पेस्टिसाइड की क्या पोजीशन है, अबव 3000 सैंपल जो है ना वो पेस्टिसाइड के ड्रॉ हो चुके हैं साउथ पंजाब से, उनमें से 55 जो हैं वो अनफिट हैं
उनमें से जो हैं 39 जो हैं वो अडल्टेटेड हैं और 16 सब स्टैंडर्ड हैं। और जो सबसे हौसला अफजा बात है, 98 FIRs हुई हैं, जिसमें से 79 जो हैं वो रेड केसेस की हैं। और रेड केसेस के दौरान जो फेक या जो मिलावट शुदा अद्वियात हैं वो 3.25 करोड़ रुपए की 30 मिलियन रुपीस से ऊपर की जो कन्फिस्केट हो चुकी हैं और FIR दर्ज हो चुकी हैं। 22 पीपल्स को जो है ना वो रेड हैंडेड अरेस्ट किया गया है। सही। और ये इसी पेस के साथ, बल्कि इससे भी ज़्यादा पेस के साथ ये चीज़ें ऑन गोइंग हैं। सही। अच्छा, लेकिन आपका जो लाजमी कर दिया गया है कि डीलर्स के लिए, तो जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उन लोगों ने भी टू स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट किया है, या हुकूमती दबाव के बावजूद कहीं ना कहीं जहाँ पर उनका दाव लगा है उन्होंने लगाने की कोशिश की है? रिजवानी साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इस इंडस्ट्री का भी पार्ट रहा हूँ। मैं मल्टीनेशनल्स में भी काम कर चुका हूँ सर। और मल्टीनेशनल कंपनीज के ना बड़े एथिक्स होते थे सर, और आई होप कि अभी भी हैं। हमें ये बहुत सख्ती से ताकीद की जाती थी कि आपने ETL को ऑब्ज़र्व करना है, बिला वजह स्प्रे नहीं कराना। आपने फार्मर को वो वाला मशवरा देना है जिससे उसका फ़ायदा हो। सिर्फ दवाई सेल नहीं करनी, आपने एक इमेज बिल्डिंग करनी है, एक स्टीवर्डशिप को ऑन करना है और उसको जो है ना आगे इम्प्लीमेंट कराना है। उसके बाद हमारी चीज़ें जेनरिक में आ गई और जेनरिक में भी बहुत सारे ग्रुप्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से एथिकली लेके चले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस वक्त भी हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है इंक्लूडिंग डीलर हजरात, वो अब इस चीज़ को रिकग्नाइज कर रहे होंगे कि भाई अगर हम नीड बेस्ड स्प्रे करवा दें तो सिर्फ वो खुशहाल नहीं होंगे, पूरा मुल्क खुशहाल हो जाएगा। पूरा मुल्क खुशहाल होगा। फिर वापस आते हैं तो इसको समअप करते हैं पूरे प्रोग्राम को। तो शेख कासिम सईद साहब, आपका मशवरा क्या है इस वक्त? आप कॉटन जिनर्स जो हैं वो कॉटन सीज़न को कैसे देख रहे हैं? आने वाले कॉटन सीज़न को, सीज़न स्टार्ट हो गया है, क्या होप्स हैं आपकी? देखिए, होप्स तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि जितनी भी पॉजिटिव बात आज हुई है, जितनी भी सारी की सारी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं, इसके बाद जो इवेंचुअल रिजल्ट हम देख रहे हैं वही देख रहे हैं कि हम 1.5 मिलियन बेल्स और अपने सिस्टम में ऐड कर लेंगे कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। मैंने आपको जवाब दिया था कि 1.5 मिलियन बेल्स आ भी जाती हैं तो वो स्टैंड एट 7 मिलियन बेल्स, जो कि हमारे फिर भी 12 मिलियन बेल्स से काफ़ी दूर है। तो जो हो गया है वो बहुत अच्छा हुआ है और बहुत ज़्यादा जो है हमें आगे जाने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि काश्तकार को अपनी जिन्स की, अपनी कमोडिटी की प्राइस मिलनी चाहिए। जिनिंग इंडस्ट्री से उनको अपनी कमोडिटी की प्राइस मिलनी चाहिए। जब तक आप जिनिंग इंडस्ट्री के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप ये टैक्सेशन और बाकी जो चार्जेस हैं उनको आप ले ऑफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक जिनर बेहतर कीमत जो है वो काश्तकार तक पहुंचाने में शायद कामयाब नहीं होगा। और जब तक काश्तकार को अपनी कमोडिटी की प्राइस नहीं मिलेगी वो शायद दोबारा इसको ग्रो करने की तरफ जो है वो नहीं जाएगा। गवर्नमेंट ने हालांकि मिनिमम जो इनकी जो है प्राइस है, सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिस वक्त ऐलान करने का टाइम था, जब सोइंग हो रही थी, जब काश्तकार ने ये फैसला करना था कि मैंने कौन सी फसल की तरफ जाना है, उस वक्त का जो है गवर्नमेंट ने हेजिटेंट थी और उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान नहीं किया। अगर ये उस वक्त मिनिमम सपोर्ट प्राइस का ऐलान हो जाता तो शायद आज हम और भी बहुत बेहतर जो कंडीशन के अंदर बैठे होते। बट इट्स नेवर टू लेट। गवर्नमेंट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप की ऑलमोस्ट हमारे मुल्क के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मौजूद है। एक कपास ही ऐसी फसल है जिसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मौजूद नहीं है। तो आपने फरमाया कि क्या करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस विद इट्स लेटेंट स्पिरिट जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट कपास जो है या जो जिन बेल है वो जिन्नत से किस तरीके के साथ प्रिक्योर करेगी अगर गॉड फॉरबिड प्राइसेज या मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे आती है। दूसरी चीज़ कि आपको टैक्सेशन से ले ऑफ करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि कपास हमारी ज़रात की रीढ़ की हड्डी है, हमने कपास को फ़रोग देना है, हमने 2 करोड़ जो है वो बेल पाकिस्तान में प्रोड्यूस करनी है और उस चीज़ को जहन में रखते हुए आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी, आपको ले ऑफ करनी पड़ेंगी चीज़ें, आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी काश्तकार, जिनर, पिनर, ताकि ये पूरी आपकी टेक्सटाइल चेन जो है वो फ्लरिश हो सके। सही है। लेकिन इस वक्त आप समझते हैं कि सबसे ज़्यादा टफ
सर्कमस्टांसेस फेस कर रही है जिनिंग इंडस्ट्री Absolutely. कॉटन में से जुड़ने से। मैंने आपको बताया, सॉरी मैं आपको दोबारा टाइम ले रहा हूं, मैंने आपको बताया कि काश्तकार, फिर जिनिंग और फिर स्पिनिंग। काश्तकार भी बाहर जा सकते हैं, स्पिनर भी आ सकते हैं, जिनर ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में। चलिए लास्ट कमेंट डॉक्टर सगीर साहब, लास्ट कमेंट, फी एकड़ पैदावार की बात हम कर रहे हैं कि क्या इस दफ़ा फ़ी एकड़ पैदावार एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है? सिर्फ मुख्तसर सा जुमला चाहिए। मुख्तसर से है कि हम 2 बिल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इफ़ द थिंग्स गो नॉर्मल, कुछ नहीं आता तो इंशाल्लाह ये 1991-92 में हमने 1 करोड़ और 27 लाख बेल्स और 1 करोड़ एकड़ पैदावार की बात 26 मन थी। इंशाल्लाह 26 मन इस बार चाहिए। मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह 25-26 मन। वैसे आपने मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि 2 बेल्स का मतलब ये है कि 26 मन। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शेख आसम सईद साहब आपका शुक्रिया। इसमत शाह साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और जो बड़ी खबर आखिर में डॉक्टर सगीर साहब ने कहा है कि तकरीबन 30 बरस बाद फ़ी एकड़ पैदावार कॉटन की हासिल हो सकती है, अगर हालात थोड़े अगले 2 महीने भी ऐसे फेवरेबल रहे तो। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।